दोस्त मेरा यार है, नहीं है क्या? तुझको भी मुझसे प्यार है, तेरे भी दिल में बहुत प्यार है। नहीं है क्या? ये जो हर बात पे मैं तुझसे रूठ जाता हूँ, ये मेरे इश्क का इजहार है, नहीं है क्या? इन शेर को कहने वाले जाने माने शायर तरकश प्रदीप हमारे साथ बैठे हैं। ये प्रदीप बिश्नोई से तरकश प्रदीप तक का सफर कैसे तय हुआ, जानते हैं इन्हीं से। तरकश जी, और बताइए क्या चल रहा है? और तो सब ठीक चल रहा है फिलहाल तो। आपने जो सवाल पूछा शुरू में ही कि प्रदीप बिश्नोई से तरकश प्रदीप, जी, तो तखल्लुस है मेरा तरकश। और मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि शायद मैं वाहिद शायर होऊंगा जिसको शायरी बाज़ाब्ता मतलब कि विधिवत शायरी शुरू करने से पहले ही तखल्लुस मिल गया था, और वो शायरी के लिए हरगिज़ नहीं मिला था। अच्छा। हमारे एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे कर्नल दिलबाग सिंह, जो पिछले साल ही उनका देहांत हुआ है। तो उन्होंने एक समागम के दौरान, एक फंक्शन के दौरान ये नाम मुझे दिया। उस वक्त मैं शायरी नहीं करता था। तरकश। हाँ, तरकश। तो आपको उस समय ये नहीं पता था कि आपके तरकश से शेरों के तीर निकलेंगे? हाँ, उस वक्त पंजाबी गीतकारी में मैं तवा आजमाई करता था, हाथ आजमाया करता था। उर्दू शायरी की तरफ कभी मैंने सोचा भी नहीं था संजीदा तौर पे, क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं थी उस वक्त तक। और ये वो दौर था, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। तो उस 2012 के एक समर कैंप के दौरान उन्होंने ये नाम मुझे दिया था। उसके बाद मैं 13-14 में जाके उर्दू सीखता हूँ, और फिर उर्दू शायरी की और मेरा जो रुझान है वो थोड़ा बढ़ता है। ये जो पंजाबी शख्स मेरे सामने बैठा है, जो जिसके परिवार की पृष्ठभूमि में, जहां तक मैंने, मेरी टीम ने रिसर्च किया है, किसानी है, तो ये हट्टा कट्टा पंजाबी शख्स शेरों की दुनिया में कैसे, मतलब ये हसीन हादसा कैसे? जब कोई मुझे पंजाबी कहता है ना, तो एक जुमला मेरे मुंह से अक्सर निकल जाता है। क्षेत्रवाद के आधार पे कोई मुझसे बात करता है तो मैं कहता हूँ कि भैया मैं इच्छाधारी हूँ। अच्छा। मैं पला बड़ा पैदा मैं पंजाब में हुआ हूँ, मेरे पुरखे पंजाब में रहते आए हैं, लेकिन जो हमारा आबाई वतन है, जो उनका बैकग्राउंड है फैमिली का, वो राजस्थान से बिलोंग करता है। अच्छा। और ये पंजाब का वो इलाका है जो बागड़ी स्पीकिंग इलाका है। तो जो मेरी मादरी ज़बान है वो पंजाबी नहीं है। अच्छा। बागड़ी स्पीकिंग परिवार में मैं पैदा हुआ, जो बिश्नोइयों की भाषा है। और पंजाबी मैंने सीखी क्योंकि पंजाब का ही वो इलाका है। और पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे उस इलाके के बच्चे बच्चे को ये सारी ज़बानें आती हैं। क्या बात है! क्योंकि जो मेरा गांव है वो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे है, और एरियल अगर मैं देखूं तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हरियाणा की सीमा भी शुरू हो जाती है। जी जी। तो हमारे यहाँ इन भाषाओं को लेकर ये एक रिचनेस है कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और जो हमारी अपनी ज़बान है वहाँ की बागड़ी, कम से कम 4 भाषाएं बच्चा अपने पारिवारिक माहौल में या गांव में ही सीख लेता है। क्या बात है! तो लेकिन अपनी भावनाओं के लिए तरकश ने उर्दू चुना। हाँ, ये उर्दू को लेकर एक फैसिनेशन शुरू से इस लिहाज से रहा कि मैंने 1-2 जगह इसका जिक्र भी किया है। मेरे नाना जी उर्दू पढ़ा करते थे, उनका जो अखबार आता था, अखबार वो उर्दू का अखबार पढ़ा करते थे। उनके पास लिटरेचर उर्दू का मौजूद था, जो कि हम देखते थे और नहीं पढ़ पाते थे। तो अपने ख़यालात का इज़हार मैंने बाज़ औक़ात कई मौक़ों पे नाना जी से कहा कि मुझे उर्दू सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस बार छुट्टियों में तुम आ जाना। और वो छुट्टियाँ तो बहुत आई, लेकिन कभी ये संयोग बना ही नहीं कि मैं उनके जीते जी उनसे उर्दू सीख पाता। 2010 में उनका एक एक्सीडेंट में डेथ होती है। वो हट्टे-कट्टे में बोल रहा हूँ, ये नाना जी के लिए बोलना ठीक है या नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। 85 साल उनकी उम्र थी। और
उनके जाने के बाद एक खला जो पैदा हुआ ज़बान को लेकर कि मैं उर्दू नहीं सीख पाया, तो ये एक अ, मन में रहा ही मेरे। और 3-4 साल के वक़्फ़े में मैं अपनी कोशिशें करता रहा और फिर मैंने उर्दू सीखी। और इस लिहाज से सीखना ख़ास है कि मैंने किसी उस्ताद से उर्दू नहीं सीखी, अपने आप अपनी कोशिशों से क्या उर्दू बात सीखी। है! तो अच्छा, क्या हाँ, बात है! तो तो ये कब एहसास हुआ? मुझे लगता है यही वो नाना जी के समय का दौर रहा होगा जब आपको लगा कि शायरी ही शायद सच्ची मोहब्बत है आपकी। शायरी नहीं, उन दिनों में मैं थिएटर में बहुत ज़्यादा मुब्तला था। अच्छा, नाना जी की डेथ 2010 में हुई थी, तो उस वक़्त एनएसडी का वर्कशॉप भी मैं अटेंड करने की स्थिति में नहीं था। मेरे एमएड, मैं एजुकेशन में मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर रहा था एमएड, तो उसके फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो मुझे दोनों में से एक चुनना था। तो तमाम दबाव जो होते हैं सामाजिक, उनके चलते मैंने एमएड के पेपर देने चुने। और उस वक़्त तक भी ये था, और उन्हीं एग्ज़ाम्स के दौरान ही ये घटना घटती है कि मेरी दिल्ली में जॉब का कॉल लेटर आ जाता है या रिज़ल्ट आ जाता है। जी। तो मुझे लगा कि दिल्ली में जाके मैं थिएटर करूँगा। अच्छा, और आपने तो बहुत मतलब आपका सोशल, हालाँकि आप बाज़ दफ़े डीएक्टिवेट कर देते हैं अपने अकाउंट्स को, क्यों भाई? जब आपके इतने अ, चाहने वाले हैं, आपको पढ़ना, देखना, सुनना पसंद करते हैं, तो आपके ब फैन्स की ये शिकायत है। नफ़सियाती तौर पे अपने आप को सोशल मीडिया के लायक मानता नहीं हूँ। अच्छा, और मुझे वहाँ रह के या समझ लीजिए जो मैं पाना चाहता था या नहीं पाना चाहता था, वो सारी बातें ज़हन में जब आती हैं, तो फिर मुझे उसकी वो उपयोगिता सोशल मीडिया की उस तरीके से लगती नहीं है बाज़ औक़ात। ऐसा नहीं है कि कभी मेरा मन नहीं करता कि मशहूर हो जाएँ, लेकिन फिर अगला सवाल आता है कि मशहूर क्यों होना है? फिर ये सवाल आता है, तो फिर डीएक्टिवेट करके हम बैठे हुए हैं। और मेरे हिसाब से पिछले 8-9 वर्षों में मैं जुम्मा-जुम्मा 2-4 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के लिए सोशल मीडिया मैंने एक्टिव किया होगा। अरे! और वो भी शुरुआत में जब मैं थिएटर कर रहा था, बात थिएटर की चल रही थी, शायरी तो मैंने दूर-दूर तक नहीं सोचा था। जी। जब तक यहाँ का फाइनल कॉल लेटर आता है, तब तक पंजाब में मेरी जॉब 2 गवर्नमेंट जॉब के वहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आ चुके थे। अच्छा, और मैंने दिल्ली को प्रेफ़र किया, ज़ाहिर है अपनी महत्वाकांक्षा के चलते। और 6 महीने के अंदर फिर से 2 जॉइनिंग लेटर पंजाब के मेरे पास थे। क्या बात है! तो वो बड़ा एक ज़हनी तौर पे अज़ाबनाक या महत्वाकांक्षा जीती वहाँ पे। मैं अच्छा। अपने गाँव घर में रह सकता था। हुँ, अब मुझे लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ, लेकिन जी, मुझे पंजाब में ही रहना चाहिए था। अच्छा, हाँ, यहाँ आके थिएटर का जो मेरा इरादा था, वो मैंने कोशिश की यहाँ आके। और 2013-14 तक आते-आते काफ़ी प्लेज़ मैंने किए। मैंने देखा है जहाँ तक आप फ़ैज़, अहमद फ़ैज़ के किरदार में शायद नहीं, नहीं, वो दाग दहलवी का अच्छा किरदार था दाग जिसका आप ज़िक्र देहलवी, कर क्या रहे हैं। बात है! दाग देहलवी के अंदाज़ में ज़रा कुछ फरमाएँ, दाग के कुछ शेर। दाग तो दाग अच्छे हैं, उसी नाटक से ये डायलॉग था। हमारे शायर दोस्त हैं अज़हर इक़बाल, उनकी बदौलत मुझे वो करने को मिला। जन्नत से जॉन एलिया नाटक था, जी, और वो कैमियो के तौर पे, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे वो आया था। और 5-6 हमारे जो शोज़ हुए, उसमें वो हर शो के साथ वो करैक्टर लोगों को पसंद आता गया, और उसकी जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ती गई। दाग दहलवी के जो शेर मुझे याद आ रहे हैं कि मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता क्या है। बात है! दाग दहलवी, क्या ये बात उनका है! शेर जो फौरी तौर पे मैं याद कर पाया, पसंदीदा शेर है मेरा। जी, पसे पर्दा भी लैला हाथ रख लेती है आँखों पर, गुबारे नातवाने कैस जब महमिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मुश्किल मिलता से मिलता है, क्या बात है! है। तो उस्ताद दाग। बहुत बढ़िया। आजकल जॉन एलिया साहब के शेर बहुत मशहूर हो रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि जो उन्होंने नहीं भी कहे शेर, वो भी मार्केट में जॉन एलिया नाम के। तो ये क्या है, मतलब अचानक? नहीं, ये अचानक नहीं है। मैं सोशल मीडिया का जो वो दौर जिसमें मैं एक्टिव रहा करता था, उस दौर तक जॉन एलिया मशहूर
और मशहूरतम होते जा रहे जी थे, जी। तो उस लहर में हम भी थोड़ा बहे हैं। अच्छा। तो जॉन एलिया कल्ट बन चुके हैं। उस हम्म। वो भले ही उनके जो वीडियोस का दरियाफ्त होना यूट्यूब कल्चर में, उनकी पॉपुलैरिटी, वो अच्छे शायर तो थे ही, थिएटर के भी बड़े मजे हुए अदाकार थे। अच्छा। तो वो जब स्टेज पे होते थे तो दोनों तरह से लोग कहने वाले हैं कि जो उनका दुख दर्द था वो झलकता था, दूसरे कहते हैं कि वो अदाकार बहुत अच्छे थे, तो मंच पे जो अदाकारी। अदायगी थी उनकी, अच्छा, वो देखते थे। उस अदायगी के कारण वो तरकश प्रदीप अदाकार ज्यादा अच्छे खुद को पाते हैं या फिर शायर? मैं दोनों ही लिहाज से, जिस वक्त जो भूमिका मैं अदा कर रहा होता हूँ, जिस किरदार में होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसके साथ मैं पूरा न्याय कर पाऊँ। तो ये इतने मीठी जो आपकी जुबान है, जुबान मतलब आप इतने मीठे लहजे में जो बात करते हैं, चाय में चीनी तो आप कम लेते होंगे? थोड़ी कम, और ज्यादा भी हो जाए तो मुझे पता नहीं चलता बेसिकली स्वाद का जी। तो ये बताइए तरकश जी कि शायरी से मोहब्बत के अलावा और किसको दिल दे बैठे आप? और किसको दिल दे बैठे, तो फिलहाल तो जो मेरा कित्ता है, जो मेरा प्रोफेशन है, उसके अंदर पिछले कुछ वर्षों में अच्छा काम करने का मौका मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जो व्यस्तता रहती है और कुछ सोचने को आपके पास वक्त ही नहीं होता, तो 2018 से लेके मैं मुब्तला रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार का एक प्रोजेक्ट है हैप्पीनेस करिकुलम। जी। तो हैप्पीनेस करिकुलम की जो बुनियादी जो हैंडबुक्स लिखी गई थी, या जो शुरुआती दौर जो था, उसमें मैं कोर टीम का मेंबर रहा था। तो ज्यादातर वक्त मेरा हैप्पीनेस करिकुलम के साथ ही बीता है। हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में कौन लेके आया? मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस की बात है तो मैं इसको जनरलाइज करने का जो है जोखिम उठाता हूँ कि किसी की जिंदगी में हैप्पीनेस लाने वाला वो व्यक्ति खुद होता है, बिल्कुल। जिसको हैप्पीनेस की दरकार है। क्या बात। और इस पूरे प्लेनेट पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, जी। और उसका पूरा पूरा जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है। बाकी जो चीजें हैं कोई दूसरा हैप्पी कर देगा, ये रीथिंक करने का वक्त है। जी जी। तो अभी वही रीथिंक कर रहा हूँ। तो मैंने तो यही पाया है कि अपनी जिंदगी में खुशी मैं खुद ही लेके आ सकता हूँ। क्या बात है। दूसरे को क्रेडिट और दूसरे को कटघरे में खड़ा करना अपने दुख के लिए, इससे थोड़ा बचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाया कि ऐसा होता नहीं है। अपने सुख दुख का जिम्मेदार मैं खुद ही होता हूँ, और मेरी जो समझ का जो लेवल है वही तय करता है कि मैं कितना खुश हूँ, कितना दुखी हूँ। ये जो प्यार और दर्द में डूबे खूबसूरत शेर, अभी आपकी किताब आई है, उदास लोगों का होना जरूरी है। उदास लोगों का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ये क्यों? ये अब किताब का ये नाम है, क्यों? और इसके मतलब लिए तो अगर मैं सच बोलूं तो ये मेरा दिया हुआ टाइटल नहीं है किताब के लिए। जी। जो हमारे दौर के बेहतरीन शायर और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, फरहत एहसास साहब ने इस किताब का ये नाम चुना। मेरा ये एक शेर है कि जो इसी किताब में है गजल में, कि उदास लोग समझते नहीं क्यों ये बात, उदास लोगों का होना हाँ, उदास लोग समझते नहीं है क्यों ये बात, उदास लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इसी शेर का ये जो मिसरा सानी है, इसको किताब का टाइटल रखा। और किताब उन्हीं की निगरानी में रेख्ता पब्लिकेशन से शाया हुई, पब्लिश हुई जी। जिसका अभी तीसरी बार रीप्रिंट हो चुका है इस पुस्तक मेले से पहले, बुक फेयर से पहले। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये भी सुना है कि जब आप किसी मुशायरे में गए तो लोगों ने कहा कि ये पहलवान कौन आ गया मंच पे, ऐसा भी हुआ है क्या वाकया कभी? हाँ, एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑडिटोरियम में जो शायद ये जश्न आज़ादी का मुशायरा था, उसमें ये वाकया हुआ था। इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, और वो मज़ेदार इस लिहाज से है कि बेइंतहा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत लोग थे। और जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया
मैं माइक की ओर बढ़ ही रहा था तो एक नुमाया आवाज आई इतनी भीड़ में से, और भैया शायरी में कहाँ आगे जाके पहलवानी कर लो, इस तरीके से वो चिल्लाया। तब तक मैं माइक पे पहुंच चुका था, तो मेरे मुंह से यही निकला कि भैया पहलवानी छोड़ के तो मैं शायरी करने आया हूँ, आप वापस भेज दे रहे हैं मुझे। क्या बात है। कब किस परिवश को देख के दिल धड़का, ये बताइए। दिल तो मुझे लगता है कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है, कुछ भी नया हम देखते हैं तो दिल धड़कता ही है। और मैं अपनी हैरतों से दो चार होता ही रहा हूँ, आज भी होता हूँ। और दिल के साथ ये गड़बड़ कहिए या खूबसूरत बात कहिए कि धड़कता ही रहता है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आप मेरे सवालों के चक्रव्यूह से ना बड़ी आसानी से अभिमन्यु की तरह खुद को बचाते हुए निकल रहे हैं। आप उस सवाल तक आना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ, अभिमन्यु अंततः बचा नहीं पाए थे अपने आप को, तो मैं अभिमन्यु की तरह तो खैर अभी जो आप सवाल सारे पूछ रहे थे शायद इसमें जवाब हो उसका। हाँ, एक नज्म है जी। जो बेउनवान है कि उसकी आंखों में तशनगी थी अजब और उदासी की धुंध छाई थी। उसकी आंखों में तशनगी थी अजब और उदासी की धुंध छाई थी। उनको आता था मुखलिसी का ढब, उनके लहजे में पारस आई थी। फूल कलियों को माथ देती हुई उसकी आंखें महकती थीं गोया, तितलियां उनमें रक्स करती थीं, वाह। उनमें चिड़ियां चहकती थीं गोया। शोर उठता था क्या बला का मगर, उसकी आंखों में तशनगी थी अजब और उदासी की धुंध छाई थी। उनको आता था मुखलिसी का ढब, उनके लहजे में पारसाई थी। फूल कलियों को मात देती हुई उसकी आंखें महकती थीं गोया, तितलियां उनमें रक्स करती थीं, उनमें चिड़ियां चहकती थीं गोया। शोर उठता था क्या बला का मगर, बाज औकात चुप ही रहती थीं। लोग कहते हैं हमने देखा है, उसकी आंखों में नदियां बहती थीं। देखने वाले दंग थे सारे, हर नजर में कयाम करती थी। उसकी आंखों में रंग थे सारे, उसकी आंखें कलाम करती थीं। उनमें आदाब इश्क भी था और दीन और दुनिया का हर वबाल भी था। उसकी आंखें जो महवे उलझन थीं, उनमें पोशीदा एक सवाल भी था। आप अपना यकीन नहीं करते, आप मेरा यकीन करेंगे क्या? क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। शुक्रिया। चूंकि तरकश जी शायर हैं तो मेरे वो सारे सवाल जिनको वो टाल रहे थे उसका जवाब इन्होंने इस एक नज्म से दे दिया। बहुत खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने। तो कुछ पंजाबी में भी आप लिखते हैं? हाँ, पंजाबी में मेरी जो शायरी या कविता से जो शुरुआत हुई थी वो पंजाबी में ही हुई थी। तो कुछ सुनाए गाकर पंजाबी में, क्योंकि सुर बड़े पक्के लगते हैं आपके। मैं आ गीत कोई ऐसा यवलड़ा, जिदी कोई ताल सुरना। मैं आ गीत कोई ऐसा यवलड़ा, जिदी कोई ताल सुरना। मैं आ रोंदियां अखां दा सुफना ते, मेरा ए अखीर खुरना। मैं आ गीत कोई ऐसा यवलड़ा, जिदी कोई ताल सुरना। मैं आ रोंदियां अखां दा सुफना ते, मेरा ए अखीर खुरना। मैं आ इश्क जमाते तेरा पाड़ा, ओ मैं आ इश्क जमाते तेरा पाड़ा। मैं ऐतकी भी फेल होवना, तेथों सिखना है साही वस जावना। ओ तेथों सिखना है साही वस जावना, मैं अतर फुलेल होवना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, खैर बहुत खूबसूरत जी। तो
ये कभी ऐसा लगा दिल किस में सबसे ज्यादा कह के खुश होता है, पंजाबी या फिर उर्दू, हिंदी? मैं दिल कह के खुश होता है इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूँ। ज़बान को लेकर जो मेरा तजुर्बा रहा है, मैंने शुरू में बात भी की, अ, मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का मौका बड़ी कम उम्र से मिला और फिर बाद में कोशिश अभी तक जारी है। जी। और अभी पीछे एक इंटरव्यू था, ये इस तरह का इंटरव्यू नहीं, जॉब को लेकर इंटरव्यू था एक। उसमें मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि आपको दुनिया की सबसे मीठी ज़बान कौन-सी लगती है? आपका सवाल कुछ वैसा ही मुझे लगा, तो वो जो जवाब मैंने वहाँ दिया था उसी को यहाँ दोहरा देता हूँ। मुझे सबसे खूबसूरत ज़बान उस व्यक्ति की ज़बान सबसे खूबसूरत लगती है, सबसे मीठी लगती है जिससे मैं संवाद कर रहा होता हूँ। और इसमें भी एक दोस्त ने ही मेरा ध्यान आकर्षण करवाया। थिएटर का होने के कारण यहाँ लहज़ों पे थोड़ा गौर मैं करता रहा हूँ, लहज़े भी पकड़ में आ जाते हैं। एक दोस्त ने कभी बताया था कि यार तू ये डेलिबरेटली करता है या अपने आप हो जाता है? तो मेरे साथ अपने आप होता क्या था जो उसने निशानदेही की, बाद में मैंने चेक भी किया। मेरे सामने कोई पंजाबी स्पीकिंग बंदा है तो मैं पंजाबी में बात कर रहा होता हूँ। कोई हरियाणवी स्पीकिंग आता है तो मैं हरियाणवी में, कोई राजस्थानी आता है तो राजस्थानी में, इवन कोई भोजपुरी होता है तो मैं उससे भोजपुरी में संवाद करने लग जाता हूँ। और ये अच्छा, मैं डेलिबरेटली नहीं करता। भोजपुरी तो का कोई गाना तो आपको नहीं याद होगा, नहीं पता होगा? मुझे हमारे दोस्त हैं एक अजीत सिंह पटेल, वो सुनाया करते थे। वो याद, अगर मैं लिरिक्स के लिए माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं। रेलिया बैरन पिया को आय लिए हाय, जा। प्लीज सुनाइए। नहीं, वो मैं गुनगुना नहीं पाऊँगा उसको। मुझे एक बड़ा ही एक सवाल मेरे मन में अक्सर आज जो पीढ़ी है, आपको क्या लगता है शेरो शायरी की तरफ इनका रुझान है? गजलों की तरफ, शेरो शायरी की तरफ आज की पीढ़ी का, जो आजकल फिल्मों में या फिर आजकल के बच्चे जो हैं इवन हिंदी में वो कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या लगता है आने वाले समय में वो मीरो गालिब की बात? इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा आग्रही नहीं होता ज़बान को लेकर, भाषा को लेकर, और जो भी हो रहा है इसी को शायद इवोल्यूशन कहा गया है ना? तो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। हर इंसान अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, और जहाँ जो जिसको महत्वपूर्ण मान लेता है, जो मैं सीख पाया हूँ और जिसमें मैं यकीन करता हूँ, उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करता ही है। तो अगर ज़बान को लेकर या लिटरेचर को लेकर मेरी समझ अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, तो ज़ाहिर है कि मैं उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जब एक्सपोज़र मिलेगा, तो अब यहाँ पे मैं भी उस मुहिम का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा हूँ, जो कलाकार वर्ग है, हमारा समाज है, इसकी ज़िम्मेदारी बनती है जी। कि हम वो चीज़ मुहैया तो करवाएँ, ताकि उसको पता तो लगे कि एक ये भी शोभा है, ये भी क्षेत्र है जिसमें हाथ आज़माया जा सकता है। तो अपनी ज़िम्मेदारी को देख पाता हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई दिक्कत है। उनको आस-पास उनके परिवेश में जो मिल रहा है वो उसके अंदर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जितना हम अपने बचपन में या अपनी जवानी में कर पाते थे, उससे कहीं बेहतर वो कर रहे हैं। बस उनके हालात कैसे हैं, उनको एक्सपोज़र कैसे मिला हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। ये जो गज़लें लिखना, शेरो-शायरी, ये आज के ज़माने का ब्रेड एंड बटर है? मतलब अगर नौजवान इसमें जाएँ तो? है, तमाम दोस्त हमारे कोशिश कर भी रहे हैं इस मामले में ना। तो मैं नाम तो ख़ैर नहीं लूँगा यहाँ पे। हमारे ऐसे महत्वाकांक्षी दोस्त हैं, जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं आयोजन करवा के। लेकिन हमारा अब आयोजन से हाँ, हाँ। मैं एक सवाल मेरे दिमाग में है कि एक कहे जाते हैं मंचीय कवि और एक जो सचमुच अच्छे कवि कहे जाते हैं। अब आप इनको शायरी की दुनिया में भी उसी को लीजिए कि मंचीय कवि जो है वो करोड़ों कमाते हैं, ये देखा जा रहा है। और अच्छा लिखने वाले, तो बात तो प्रायोरिटी की है ना। जी। जिस वक़्त ये बात मुझ पर भी लागू होती है, जिस वक़्त मेरी प्रायोरिटी पैसा हो जाएगा तो मैं भी मंच पे चला जाऊँगा।
अभी मेरी प्रायोरिटी है नहीं। अच्छा, अब मुझे आप ये आपके हाथ में है कि आप मंचीय लिखें या फिर बहुत अच्छा लिखें। हाँ, कुछ तो जो है मतलब वो बहुत अच्छा नहीं लिख सकते, लेकिन मंचीय कवि बड़े अच्छे हैं। तो ठीक है, वो मतलब कि उनका एहसानमंद मैं तो हूँ। ख़ास तौर पे मैंने 1-2 पहले इंटरव्यू में ये बात की है कि उनको मैं घृणा की दृष्टि से चाहकर भी नहीं देख पाता। जैसे कोई दोस्त कहते हैं ना कि मंचीय हुँ, कवि ऐसे हुँ, हैं या वैसे हैं, हुँ, हुँ। तो मैं बड़ा उनकी जो है जो देन है उसको याद कर पाता हूँ। क्योंकि अच्छा। मैं उर्दू शायरी की ओर आया तो मंचीय कवियों की बदौलत ही आया, यहाँ जिन्होंने अट्रैक्ट किया। हुँ, हुँ, तो इस हुँ। पे जो एक छोटी-सी जो बात मैं कह देता हूँ, यहाँ भी कुछ साथियों ने कहीं और भी सुन रखा होगा मेरे मुँह से। मैं इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली इसको सोच पाया इस तरीके से कि दिल्ली में ही हम रहते हैं। दिल्ली में सदर बाज़ार में जब जाते हैं ना, तो वहाँ कपड़ों की बड़ी मार्केट है। शादी-ब्याह के जो कपड़े हैं, वो दूल्हा-दुल्हन की ड्रेसेज़ और तमाम वहाँ पे एक लाइन से दुकानें हैं बहुत सारी। जी। और ऐसा किसी भी बाज़ार में, दिल्ली की ना बात करूँ मैं, दुनिया भर में जहाँ भी बाज़ार है, तो वहाँ उन्होंने बाहर कुछ लोग खड़े कर रखे होते हैं कि आओ जी हमारी दुकान में आओ, यहाँ पे हुँ, हुँ, बहुत हुँ, अच्छा कुछ मिल रहा है। हुँ। तो मैं इस इस्तियारे से, इस प्रतीक को, इस मंचीय कविता और या जिनको आप कह रहे हैं कि वो स्टेज के ही कवि हैं, गंभीर नहीं लिखते, मैं इस प्रतीक को वहाँ देख पाता हूँ। हुँ, मैं भी उन्हीं लोगों का बुलाया हुआ ही इधर आया था। अब इसमें उन्होंने बता दिया कि ये कोई शायरी, कविता की कोई दुनिया है। हुँ, हुँ, हुँ। अब इसके बाद तो आने वाले की अपनी जर्नी है उसके हुँ, बाद हुँ, तो। हुँ, हुँ, हुँ। वो लच्छेदार बातें सुन के उस दुकान में मैं आ वहीं तो से गया। खरीद के हुँ, चला जाऊँ, हुँ। या मैं कोशिश भी करूँ कि और क्या-क्या है, जाके देखूँ कि गद्दी पर मीर तकी मीर बैठे हैं। क्या बात है! क्या बात है! तो ये तो मेरी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है ना, मैं बिल्कुल, उनसे ही मुतासिर हो जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए वही बड़े हैं। हुँ, और मेरे लिए मुझे याद है कि मंचीय कवि जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे 2011 में मैंने फ़ोन पे बात की थी, जिसको आवाज़ भर्राना कहते हैं या जिसको कहते हैं ना कि कुछ बोल ही ना पाना, वो फ़ील मैंने खुद किया हुआ है। और 2013-14 तक आते-आते मुझे वो साधारणतम कवि लगने लगे थे। अच्छा। तो ये जर्नी है, जर्नी है, बिल्कुल, जर्नी है। बिल्कुल। उसमें उनका ठीक है, अब जिसने ब्रेड एंड बटर का मसला बना लिया है, हुँ, हमारे तमाम दोस्त ये काम कर रहे हैं। वो हुँ, अच्छे शायर हुँ, हैं, हुँ। अच्छे कवि हैं, लेकिन कोई और आजीविका का उनका और ज़रिया नहीं है, हुँ, वो यहीं हुँ, से कमा हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वो जो तकाज़ा कह हुँ, लीजिए वक़्त हुँ, का, या उस कसौटी पे अपने आप को ला के उन्होंने रख हुँ, दिया है। हुँ। लेकिन इससे फ़र्क मेरे हिसाब से नई पीढ़ी को तो वो लुभा ही रहे हैं, आकर्षित कर ही रहे हैं। तो तरकशी, उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ये किसने आपको इतना उदास कर दिया कि आप ये किताब ही लिखने पे मजबूर हो गए? इसी को अगर आप फिर से दोहराएँगे तो शायद जो मैं बात कहना चाहता हूँ वहाँ तक आप पहुँचे कि उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो एम्बिग्यूइटी है इस एक जुमले में, इस मिसरे में, जी। वही है कि उदास होना जो कैफ़ियत है, इसके तह तक जाएँगे जब हम, तो मैं तो तभी उदास होता हूँ जब मैं खुश नहीं हो पाता। तो मैं इसको हैप्पीनेस करिकुलम से जोड़ के इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो उदासी है उसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये हैप्पीनेस की एब्सेंस में आती है, खुशी की एब्सेंस में उदासी आती है। और उस दौरान जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता या मैं दुखी होता हूँ, उस वक़्त मैं कुछ और ना कर गुज़रूँ, उसी को शायद मैं ये संबोधित कर रहा था इस वक़्त जब ये बैकड्रॉप में चल रहा था कि उदास लोग समझते नहीं हैं क्यों ये बात। उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लफ्ज़ होना पे आप बल देंगे, हुँ। तो शायद मेरी बात क्लियर हो पाएगी। बाकी तो ये एम्बिग्यूइटी है शायरी की। ये कहा जाता है, ये फ़ेमस सेइंग है पोएट्री को लेकर कि एक बार शायर ने या लेखक ने अपनी बात कह दी, तो उसका अधिकार नहीं रहता उस पे। जो श्रोता है या पाठक है, जो भी क़ारी है, सामे है, वो अपने ही अर्थों से उसके साथ चलता है। हुँ।
और वो अपने नतीजे पे पहुंचने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। जी। तो इसीलिए ये जो एम्बिग्विटी है, इसका खेल है तो सारा। रोजगार ने आपको दिल्ली पहुंचाया, दिल ने कहाँ कहाँ रोजगार ने नहीं पहुंचाया मुझे, मेरी महत्वाकांक्षा ने पहुंचाया, जिसको महत्वाकांक्षा जिसको ने। जिसको आप दिल की फैकल्टी कह सकते हैं। अच्छा, दिल की फैकल्टी में हाँ, घूमते हुए हालांकि आप। अब मैं जो सोच पाया हूँ, एक शेर है मेरा, मुझे याद आ रहा है कि जो आप पूछना चाहती हैं उसी पे ना। जो आप अ, समझ रहे हैं हाँ, लेकिन उसके आसपास नहीं फटकना चाह रहे हैं। तो वो एक मतलब और शेर देखें कि आपके बस की बात है ही नहीं, कैद मन से नजात है ही नहीं। क्या बात है। मैं की कैद है। जी। आपके बस की बात है ही नहीं, कैद मन से नजात है ही नहीं, जहन का ही किया धरा है सब, इश्क में दिल का हाथ है ही नहीं। क्या बात है। अच्छा। अगर मैं इसको साइंस के पैरामीटर्स पे देखूं तो दिल का बड़ा स्पेसिफिक सा काम है। अभी आपने सवाल पूछा था कि दिल कहाँ क्या ले आया, तो हाँ, दिल अभी का थोड़ी देर काम जो, पहले हमने एक डॉक्टर जी का इंटरव्यू दिया, वो दिल हाँ के बहुत ही हाँ पेचीदगियों पे, लेकिन हमारे जो शायर होते हैं ना, हाँ, तो उन्होंने वो दिल वही को। है, तो दिल को हमने वही है ना, उसको स्केप गोट या जिसको कहीं डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा बना रखा है। दिल बेचारा अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, दिल धड़क रहा है तभी हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो नफ्सियाती मामला है सारा, जो जहन का, जहनी तौर पे हम क्या सोचते हैं, क्या एक्सपोजर हमें मिलता है, एक हद तक मैं इसको देखूंगा कि ट्रायल एंड एरर में मुब्तला है हम। अच्छा। हमसे मेरी मुराद पूरी कायनात के जितने इंसान हैं सबसे ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है उसी पे हम काम कर रहे हैं, और इस दौरान कोई और जो पहले से उसके अंदर कुछ तजर्बा हासिल कर चुका होता है, उसके तजर्बों से भी हम सबक लेते हैं। तो ये जो दिल धड़कने की बात है, वो पंजाब की किसी गलियों में पहली बार धड़का, या दिल्ली में धड़का, या फिर कहीं पहाड़ वहाड़ पे कहीं धड़का? बताइए थोड़ा हमें भी। पंजाब में ही धड़का जाहिर है पहली बार, तो फिर तो धड़क ही रहा है अब। तो यहाँ दिल का मैकेनिज्म आपका। तो जहन का ही किया धरा है, तो जहन ने अपने रंग दिखाए हैं बाज औकात। जी। हमने कोशिशें की हैं, कोई महबूब हमें प्यारा होता है और फिर सबक आता है कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो ये है सिलसिला। अच्छा, ये सिलसिला है, चल रहा है। तरकश जी, कुछ और सुनाइए। आज आपको सुनने का बहुत मन कर रहा है, हमें भी और हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी हुई है उन सबको भी। हाँ, एक गजल पंजाबी में अभी हालिया गजल है ये। मैं किसे हीले हवाले नाल खुद नू वरजदा, मैं किसे हीले हवाले नाल खुद नू वरजदा, मैनू युक्का ही पता नहीं सी मोहब्बत मर्जदा। क्या बात है। मैं किसे हीले हवाले नाल खुद नू वरजदा, मैनू युक्का ही पता नहीं सी मोहब्बत मर्जदा। शेर है इसमें कि हर कोई अपने तरीके ना निभाई जा रहा है, हर कोई अपने तरीके ना निभाई जा रहा है, हर कोई अपने तरीके ना निभाई जा रहा है, जूड़ वड्डिया जा रहा है यार मेरी तर्जदा, जूड़ वड्डिया जा रहा है यार मेरी तर्जदा, मैं किसे हीले हवाले नाल खुद नू वरजदा। शेर है बतौर खास की मेरे नैना च बागी नज्म दी लिशकोर है, मेरे नैना च बागी नज्म दी लिशकोर है, मेरे नैना च बागी नज्म दी लिशकोर है, मेरे बुल्लां दा सोगी नगमा रह गया लरजदा, मेरे बुल्लां दा सोगी नगमा रह गया लरजदा, मैनू युक्का ही पता नहीं सी मोहब्बत मर्जदा।
ਇਹੋ ਝੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਝੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਰੱਖੂਗਾ ਕੋਈ ਖੌਰੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ खुद ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ। क्या बात है। और शिकवा है इस आखिरी शेर में कि पई सी मालिका ए वग कट्ठा करन दी, की पई सी मालिका ए वग कट्ठा करन दी, सार जे लैनी नहीं सी ना किसे नू सरजदा, मैनू युक्का ही पता नहीं सी मुहब्बत मर्जदा, मैं किसे हीले हवाले नाल खुद नू वर्जदा। तो ये ऐसा भी है क्या कि शायर दिल के बड़े मतलब आ जाता है उनका दिल आए दिन किसी पे, ऐसा है क्या? मैं मतलब कि शायर की भी यहाँ पे बात नहीं करूँगा। अगर मैं नासिर काज़मी के लफ्ज़ों को दोहराऊं जो मैंने किसी और के हवाले से सुने हैं, तो जी। वही है कि हर इंसान इस कायनात का शायर है अपने आप में, और हर इंसान के पास ये लग्जरी है। जी। किसमें कितना ठहराव है ये उसकी अपनी जर्नी है। बिल्कुल। तो वो ठहराव आने से पहले भटकाव तो रहता ही है, जो विचलन जिसको आप कहते हैं ना, वो विचलन रहेगा ही। और कब किस में ठहराव आएगा इसका कोई तय पैमाना नहीं है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। तो मेरे साथ भी यही है, आप जितनी क्लैरिटी आती जाती है उतना ठहराव आता जाता है। ठीक है, अब इसकी जो बाइनरी है वो भी समझ में आ रही है, जिसको हम इश्क कह रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, आलिम फाजिल हैं बड़े, वो ये कहते हैं कि जो इश्क है, इश्क तो वो है जो सबके साथ हो। सबके साथ से मतलब कोई जेंडर का भी मामला नहीं है। पूरी कायनात से जब आप इश्क करते हो तो वो इश्क है। जो एक दो के साथ होता है वो लफड़ा है। तो ये लफड़े चल रहे हैं अभी यार? नहीं, लफड़े अभी नहीं चल रहे हैं। और उदासी में, तकलीफ में कभी कोई शेर किसी खास को समर्पित किया हो और उसे पता भी चल गया हो कि भैया ये शेर तो मेरे लिए लिखी गई है? ऐसे बहुत तमाम शेर हैं, मतलब उदासी खुशी के जिससे वाबस्ता है वो देख ही लेते हैं। एक शेर जो था उदासी का तो खैर नहीं है वो। एक दिन हंसते हुए कहने लगी वो मुझसे, सारे अशार तो मेरे हैं, तुम्हारा क्या है। क्या बात है, वाह। क्या यही है। तो अपनी सारी गजलें, नज्म वज़्म किसी के लिए होती है, और कब कौन क्लेम कर ले ये कोई कब कौन क्लेम है ना। ये तो बड़ी दिल फरेब बात आपने कही कि कब कौन किस शेर पे क्लेम कर ले। मैंने बड़ी साफ सी बात कही है, फरेब वाला कोई मामला दिल फरेब मैंने बोला। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैंने। हर कोई अपनी जरूरत से मुझे देखता है, एक तू है जो मोहब्बत से मुझे देखता है। क्या बात है, बहुत खूब। किसी मंजर से निगाहें नहीं हटती मेरी, कोई मंजर बड़ी हैरत से मुझे देखता है, और अपने कारी को मैं हरफों में नजर आता हूँ, और मेरा सामे समात से मुझे देखता है। क्या बात है। देखता हूँ मैं उसे जहर बुझी नजरों से। अच्छा। देखता हूँ मैं उसे जहर बुझी नजरों से, आईना और हिकारत से मुझे देखता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इससे कह दो कि मुझे यूं नहीं देखे तरकश, कौन है ये जो निदामत से मुझे देखता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो बहुत सुंदर। यकजा करता है कोई और हवाला देकर, हम किसी और हवाले से बिखर जाते हैं। क्या बात। यकजा एकत्रित जी। यकजा करता है कोई और हवाला देकर, हम किसी और हवाले से बिखर जाते हैं। क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं था करकश, लोग बातें नहीं करते हैं तो मर जाते हैं। हाय, क्या बात है। जाने कहाँ था ध्यान हमारा, ताख पे है ईमान हमारा। जाने कहाँ था ध्यान हमारा, ताख पे है ईमान हमारा। देख तू अपने टूटे दिल को और इरादा जान हमारा। क्या बात है, वाह। देख तू अपने टूटे दिल को और इरादा जान हमारा, कौन है वो जो भूल गया है,
कौन है वो जो भूल गया है किस पर था एहसान हमारा। वाह। हम मसरूफ थे आओ भगत में, हम मसरूफ थे आओ भगत में, रूठ गया मेहमान हमारा। आय हाय, वाह। शुक्रिया। एक दो शेर और सुन लीजिए जो मैंने नहीं सुनाए हैं और किताब के अच्छा। बाद के हैं, वो मैं अच्छा। अभी सुना देता हूँ कि और यही अपनी कैफियत होती है कि हमसे बड़ा न मूर्ख, हमसे बड़ा न दाना, हम्म। हमसे बड़ा न मूर्ख, हमसे बड़ा न दाना, तबीयत के ताक हैं हम, फितरत है गाफिलाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमसे बड़ा न मूर्ख, हमसे बड़ा न दाना, तबीयत के ताक हैं हम, फितरत है गाफिलाना। किस इर्तिका की बातें करती फिरे है दुनिया, किस इर्तिका की बातें करती फिरे है दुनिया, फिरते थे वहशियाना, फिरते हैं वहशियाना। वाह। कुछ अहमियत हमारी होती नहीं अगरचे, कुछ अहमियत हमारी होती नहीं अगरचे, माने रहेंगे खुद को हम साहिबे जमाना। क्या बात है। और तरकश तेरी कहानी अब हम नहीं सुनेंगे, हमने भी अपना किस्सा, हमने भी तुझको अपना किस्सा नहीं सुनाना। तरकश तेरी कहानी अब हम नहीं सुनेंगे, हमने भी तुझको अपना किस्सा नहीं सुनाना। हमसे बड़ा न मूर्ख, हमसे बड़ा न दाना। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आने वाले समय में हम शायर तरकश को और किस अंदाज में देखेंगे? शायर तरकश जाहिर है कि इंसान बनना चाहता है तो एक अच्छे इंसान के रूप में शायद आप देख पाए। बहुत बढ़िया, ये कोशिश है मेरी जी। और शायरी थिएटर सब इसी का जरिया है जी। और जो उम्मीद बनती है वो ये है कि हर बीतते दिन के साथ खुद को और बेहतर हम पा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये मंजिल भी हम सर करेंगे, किसी दिन अच्छे इंसान बन के उभर आएंगे। तो आपको हमारी शुभकामनाएं, आने वाले समय में हम बेहतरीन हैं आप अपने शेरों में हमें बेहतरीन लगते हैं, इंसान आप बहुत बेहतरीन हैं। अच्छा, एक बात कार्यक्रम की समाप्ति के पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कभी गुस्सा नहीं आता या कभी ऐसा हुआ जो पंजाबी जो गुस्से में आके मतलब एकदम गालियां आता है, गुस्सा आता है, पहले बहुत आता था, अब थोड़ा कम आता है जी, क्योंकि इतनी मीठे लहजे में आप बात करते हैं, इतनी मीठी जुबान आपकी है, तो मतलब हाँ, मतलब कि अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो ऐसे तमाम मोमेंट्स हैं जिसमें मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा। लेकिन वो जितना गुस्सा आया उससे कहीं ज्यादा रेगरेट हुआ बाद में, तो अब धीरे धीरे ये अभ्यास है अपने आप पे काम करने का, तो अब गुस्सा कम होता जा रहा है। बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, खामोशी इतनी बुरी शय भी नहीं है। ये मेरा पसंदीदा शेर है, ये मैंने पहले भी सुना है। आगे। बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, खामोशी इतनी बुरी शय भी नहीं है साईं। उनके होठों पे तेरी जय तो बड़ी दूर की बात, उनके होठों पे तेरी जय तो बड़ी दूर की बात, उनकी आंखों में तेरा भय भी नहीं है साईं। क्या बात है, शानदार। उनकी आंखों में तेरा भय भी नहीं है साईं। और उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाल, जो प्रेजेंट के लिए ना, हाल, माजी, हाल और फरदा। यही त्रासदी है आज के इंसान की कि वो प्रेजेंट में कम ही रह पाता है। तो उसी बैकड्रॉप में ये शेर है कि हाल से खौफ तो सब खाते हैं पर इतना खौफ, हाल से खौफ तो सब खाते हैं पर इतना खौफ पूरी तहरीर में एक है भी नहीं है साईं। क्या बात है। जो इन्होंने गजल सुनाई उसकी एक लाइन मैं खुद को हमेशा समझाने में कहती हूँ, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, तो मैं खुद को समझाती हूँ अक्सर ये कह के कि खामोशी इतनी बुरी शय भी नहीं है साईं। तो कुछ और। किसने पूछा है सबब याद नहीं करने का, आप तो इतना बताएं हमें भूले कैसे। क्या बात है। किसने पूछा है सबब याद नहीं करने का, आप तो इतना बताएं हमें भूले कैसे। मैं बड़ी देर से आईना तके जाता हूँ,
तुमको भी लोग पसंद आते हैं कैसे कैसे। क्या बात है। चलिए, जी। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके शेरों को आपसे सुन के, जिन्हें हम पढ़ते हैं। आज आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत।